तो यूपी मांगे उत्तर में आज बात हो रही है। एसटी हसन के बयान पर बातचीत हो रही, चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में नफरतों के सौदागर आए और नफरतों के आधार पर सिंहासन हासिल करने की कोशिश हुई है और दो समुदायों के बीच नफरत बढ़ी है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बासित अली भी, अध्यक्ष बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मौजूद हैं। बासित अली साहब, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो सपा शासन के लिए, उत्तर प्रदेश के सपा सरकार के लिए कलंक है। वो घटनाएं कुछ लोगों को याद नहीं आती है। आप लोग ये दावा करते हैं कि भाई कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार बनी है, फिर भी डर का माहौल है, ये कुछ लोग बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? देखिए, डर का माहौल एसटी हसन जैसे लोगों में है जो अपनी हार से डर चुके हैं। डर का जो माहौल है वो आजम खान जैसे लोगों में है जो आज चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान का दिया गया वोट हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत पैदा करता है और समाजवादी पार्टी को दिया गया वोट नफरत पैदा करता है, नफरती ताकतों को बढ़ाता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का लंबा इतिहास दंगों के दम पर सरकार बनाना, मुसलमानों को डराकर, धमकाकर, बहकाकर, बरगलाकर ये लोग सरकारें बनाते रहे। कभी योगी जी से डराते रहे, कभी मोदी जी से डराते रहे, कभी आरएसएस से डराया, कभी मुरली मनोहर जोशी से डराया, कभी आडवाणी से डराया, कभी अटल जी से डराया। लेकिन आज मुसलमान इतने लंबे शासन के बाद ये जान चुका है कि असल काम दंगे कराने का काम, मरवाने का काम मुसलमानों को समाजवादी पार्टी करती थी। आज इस बात को समाजवादी पार्टी के नेता जान चुके हैं कि मुसलमान उनके बहकाने में आने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर बहुत उम्मीद के साथ निहार रहा है और मोदी जी के साथ कदम से कदम चल रहा है। इसका प्रमाण सीधा सीधा ये है कि आज बड़ी तादाद में मुस्लिम बहनें मोदी को भाईजान कहती हैं। आज युवा उनको न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई कहते हैं। आज 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर इसे योगी जी और मोदी जी की सरकार ने बनाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग वोट लेने के बाद भी मुसलमानों को कभी नहीं देखते थे, उनके स्कूल की बात नहीं करते थे, उनके लिए राशन की बात नहीं करते थे, मकान की बात नहीं करते थे, शौचालय की बात नहीं करते थे, उनके जीवन को के स्तर में सुधार कैसे आए, उनको नौकरियां कैसे मिले, उनको एजुकेशन कैसे मिले, इसकी बात नहीं करते थे। वो बात करते थे कब्रिस्तान की, वो बात करते थे उनकी बाउंड्री की, वो बात करते थे उसको थाना छुड़ाने की। लेकिन आज मुसलमान मोदी जी और योगी जी की ओर एक विश्वास की ओर, एक उम्मीद के साथ चल रहा है। निश्चित रूप से ये डर हार का इनको निश्चित रूप से हरा करके निकलेगा। ये डर चुके हैं अपनी हार से, क्योंकि बड़ी उम्मीदों से। और ये भाषण, ये बयान झुंझलाहट है। ठीक है, कशिश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं भारत की, ठीक है, इशारा कर रहा है कि किसी भी तरह बासित साहब, मैं लौटता हूं। आजम साहब, इस बार के चुनाव में तो हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कर रहा है, निश्चित कम से कम बीजेपी की तरफ से हिंदू मुस्लिम करता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आपके नेता हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं क्या? और हिंदू मुस्लिम क्या जिक्र क्यों हो रहा है? को हिंदू मुस्लिम तो वो हरदम करती रहती है, उसे किसी एक इवेंट की जरूरत तो है नहीं। उनका तो इतिहास है इस बात का और उनके मैनिफेस्टो में सारी चीजें हैं। उसे बताने की किसी को जरूरत ही नहीं है कि उसमें क्या कर रही है। आखिर मैं इनके जो भाजपा के बैठे हुए, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या 303 लोकसभा सांसदों में मुसलमानों की कोई हिस्सेदारी नहीं बनती है? ये बताएं कि क्या हिस्सेदारी दी है मुसलमानों को। राज्यसभा में इनके 100 सांसद है, उसमें कौन से मुसलमानों को इन्होंने हिस्सेदारी दी? और केंद्रीय मंत्रिमंडल में करीब 80 लोग हैं, उसमें इन्होंने मुसलमानों को कौन सी हिस्सेदारी दी? जिसका मतलब ये जो कुछ बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा है और खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर आपने कहीं हिस्सेदारी दी हो मुसलमानों को तो बताइए, कहाँ हमने मुसलमानों को ये हिस्सेदारी दी है? शौचालय में हिस्सेदारी दी थी, उसका डंका पीटेंगे। मुसलमान सिर्फ शौचालय के ही हकदार है क्या? नहीं, बासित अली साहब कह रहे थे कि शौचालय बनवा दिया मुसलमानों का। मुसलमानों के बाद अगर उन्हें जानकारी, आजम साहब बीजेपी ये भी पूछ सकती है ना। आजम साहब बीजेपी ये भी पूछ सकती है। नहीं, आजम साहब सुनिए ना, हिस्सेदारी चाहिए। आजम साहब सुनिए ना, बीजेपी लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी कहाँ है? अगर है तो बताइए कहाँ यहाँ पे है।
और नहीं जिसका मतलब जो कुछ आप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं ठीक है आजम साहब बीजेपी ये भी पूछ सकती है कि भाई तीन सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को टिकट देने की बात हुई तो वहां पर आप पीडीए का जिक्र करते हैं, उसमें ए आपने गायब कर दिया। ये किसी एक को भेज सकते थे आप लोगों ने भी नहीं भेजा। यदि आपकी बात नहीं यदि आपकी बात पूरी हो गई हो, मैं जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, छोटा सा जवाब बासित साहब। मैं बिल्कुल बासित साहब बहुत छोटा सा जवाब। बिल्कुल देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 2 एमएलसी मुसलमान हैं, मंत्री मुसलमान हैं, राज्यसभा के अंदर मुसलमान हैं। हमने एक सांसद को भी केरल से टिकट दिया है। ये तो रही टिकटों की बात, लेकिन मैं ही मानता हूं कि मुझे मंत्री बनाने से मुसलमान, देखिए मेरी बात होने दीजिए, मेरी बात होने दीजिए। मैंने आपकी बात में नहीं बोला, मैं मानता हूं नहीं वो टिकट देने की बात कर रहे हैं आजम साहब, वो टिकट देने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम को टिकट देने। अरे एक केरल से, अब्दुल सलाम को केरल से टिकट दिया है ना, केरल से टिकट। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना कश्मीर से हैं। आप जानकारी बढ़ाइए, आप तालाब से बाहर निकलिए, आप समुद्र में तैरिए, आप बाहर निकलिए। मुसलमान को नागवार लगे। अब मेरी बात होने दीजिए। ठीक है, ये आप तय नहीं करेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं कैसे। जनता चुनाव में तय करेगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे मंत्री बनाने से, मुझे सांसद बनाने से मुसलमान का भला नहीं होगा। जिन 20 लाख मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के अंदर घर मिले हैं, उनके घर बनाने से मुसलमान का भला होगा। जिन गरीब बहनों की शादी हुई है, उनकी शादी करने से मुसलमानों का भला होगा। जिनको राशन मिल रहा है, 2 करोड़ 61 लाख मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के अंदर राशन मिल रहा है, उनको राशन देने से भला होगा। मुसलमानों को योजनाओं में हिस्सेदारी देने से भला होगा। मेरे मंत्री बनाने से मुसलमान का भला नहीं होने वाला है। आपकी पार्टी की तरह नहीं कि सिंबॉलिक तौर पर आपने एक आदमी को बना दिया और पूरे मुसलमानों को ठग लिया। आप ठगने का, बहकाने का, बरगलाने काम करते हैं। और तो मुझे हंसी आती है, आपकी जो पार्टी है पीडीए जब बताती है तो अब मेरी बात होने दीजिए, बदतमीजी नहीं, अब बदतमीजी मत करिए, मेरी बात होने दीजिए आप पूरी। मैं आपकी बात में नहीं बोला, तमीज सीखिए थोड़ी सी। जब समाजवादी पार्टी आजम साहब एक एक करके बात करें, थोड़ा वक्त बचेगा, करती है, दलित की बात करती है, लेकिन जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो वो अल्पसंख्यक से कभी अल्पसंख्यक की बात करती है, कभी अगड़ों की बात करती है, कभी आदिवासी की बात करती है, कभी आदि आबादी की बात करती है। वो कभी भी अल्पसंख्यक को भी साथ नहीं रखना चाहती। ये आपकी पार्टी का स्तर है कि वो आज ना तो मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहती है, केवल कुछ लोगों को टिकट दे करके तमाम मुसलमानों का सौदा करना चाहती है। आज मुसलमान किसी एक टिकट का मोहताज नहीं है। आज मोदी जी की सरकार के अंदर हर गरीब को, हर बेसहारा को सहारा मिला है, गरीब को घर मिला है, जिसके पास राशन मिला है, एजुकेशन मिली है, आज बहनों को शौचालय मिला है, 3 तलाक से आजादी मिली है, और तो और सुरक्षा का माहौल मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा नहीं हुआ। आप कौम की बात करते हैं, अपने कौम के नाम पर आप धब्बा हैं। आप कौम की बात न करके आप केवल ठगने की बात करते हैं। आपको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जब सबका साथ, सबका विकास की बात करती है तो सबको साथ लेकर भी चलती है। नहीं, एक एक करके वारसी जी कशिश वारसी साहब, ये दरअसल कहा जाता है कि भाई हमने योजनाओं में, बीजेपी दावा करती है कि योजनाओं का फायदा सभी को मिला है, हमने भेदभाव नहीं किया है। आजम साहब अब थोड़ा सा सुन लीजिए। कशिश वारसी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, योजनाओं का फायदा योगी सरकार या मोदी सरकार कहती है कि हमने कहीं भी भेदभाव नहीं किया। आज भी होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा हमने कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव नहीं करके तमाम योजनाओं का फायदा क्या मुस्लिमों को मिला है? और आपको लगता है कि जो सरकार या सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि भाई हमने सारा फायदा जो एक हिंदू को मिला है वो मुस्लिमों को मिला है, अगर ऐसा है तो ये बात क्या कुछ लोगों को चुभ रही है? देखिए, बिल्कुल जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो आप बोल रहे हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का फायदा जहाँ हिंदू को मिला है वो मुसलमान को भी मिला है। आयुष्मान कार्ड मुसलमान को भी मिला है, सिलेंडर मुसलमान को भी मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना मुसलमान को भी मिली है। दरअसल सबसे अच्छी बात तो यह है कि मुजफ्फरनगर जैसा बेहूदा दंगा कम से कम योगी सरकार में नहीं हुआ, मोदी सरकार में नहीं हुआ, जिसमें सैकड़ों मुसलमान मारे गए थे। ऐसा काम नहीं हुआ। और सच्चाई यह है कि आज जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे उनकी आवाज दबी भी है। मैं ये बात बिल्कुल सही है। तो सर अब कब तक
जो है विपक्षी पार्टियां, आजम साहब आप मोदी मोदी कहकर डराते रहेंगे, कभी सच बोलना भी सीखिए, अब सच बोलने सीखिए। देखिए कितनी बड़ा भाई हमें बोलने का भी अधिकार मिलेगा या हम उठ के चले जाएं? नहीं हसन साहब, मैं लौटता हूं, इंतजार कीजिए थोड़ा। कहिए कशिश जी, कहिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, सूफीज्म के ऊपर किसी पार्टी ने काम नहीं किया, आज सही इस्लाम बताने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये कट्टरपंथी है जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का, मोदी जी को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। सूफीज्म के ऊपर काम आपने क्यों नहीं किया? आपकी सूफियों को क्यों नहीं सोचा? आपने सूफी समाज क्यों नहीं बताया? आपने सही इस्लाम, आपने कट्टरता फैलाई है और आज भी आप कट्टरता फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम काम कर रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं दूसरी पार्टियों के ऊपर। ठीक है, कशिश जी को और स्क्रीन पर रखिए सैयद मसूद अल हसन साहब को। हसन साहब आप जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और कशिश जी ये कह रहे हैं कि भाई कट्टरता फैलाने की, कुछ लोगों ने कट्टरता फैलाने का ठेका ले रखा है। देखिए जो अभी बासित साहब बोल रहे थे कि मुसलमानों को ये मिला, या कशिश भाई हमारे बोल रहे थे, वो तो शायर आदमी है, बहुत सॉफ्ट दिल का आदमी है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मौलाना आजाद स्कॉलरशिप मिला करती थी मुसलमान बच्चों को, जो लोग प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र उपाध्यक्ष रह चुका हूं, मैं जानता हूं कि उस स्कॉलरशिप से मुसलमान बच्चों को कितना फायदा था। आज की तारीख में वो स्कॉलरशिप बंद करके योगी जी या मोदी जी क्या दे रहे हैं मुसलमानों को? एक आयुष्मान कार्ड दे दिया, मतलब पढ़ाई तो बंद कर दी और भिखमंगा मुसलमानों को बनाया जा रहा है। ये नहीं कि उन्हें खुद सशक्त कर दिया जाए कि वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े और मेन स्ट्रीम में साथ आए। और जहां तक रहा सवाल डॉक्टर एसटी हसन साहब, नहीं हसन साहब मैं क्या गलत कहा मुझे जरा बताइए। नहीं हसन साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। 2010 के बाद से, वो 2014 के बाद हसन साहब सुनिए, जो बयान, जिस तरह के बयान भाजपा के बड़े नेताओं ने दिए सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि एक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया, लेकिन बाकियों को क्या स्कॉलरशिप मिल रही है? और मिल रही तो क्या मुस्लिम छात्रों को उससे अलग रखा जा रहा है क्या? देखिए सचल कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी तो उसने रेकमेंड किया था कि मुसलमानों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाए। उसने रेकमेंड किया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पे कम से कम हिंदुस्तान में 10 मुस्लिम यूनिवर्सिटीज खोली जाए। यूपीए की सरकार ने यह किया था कि उन्होंने पहले चरण में मुसलमानों को स्कॉलरशिप देनी शुरू करी थी मौलाना आजाद के नाम पर। उसके बाद उन्होंने एक मानू के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई हैदराबाद के अंदर। धीरे धीरे करके ये सिलसिला बढ़ रहा था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 6 सेंटर्स खोले गए पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें केरला के अंदर भी खोला गया, भोपाल में भी खोला गया, बंगाल में भी खोला गया, बिहार में भी खोला गया और कश्मीर में भी खोला गया। उसका गला घोटने का काम किया मोदी सरकार ने 2014 के बाद से। ठीक है अरविंद जयतिलक साहब, क्या मुस्लिमों के लिए योजनाएं, स्कॉलरशिप और बाकी योजनाओं को बंद कर दिया गया क्या मोदी योगी सरकार में? सच्चर कमेटी का जिक्र बहुत होता है, पहले क्या सच्चर कमेटी पर बातचीत नहीं होती थी? सच्चर कमेटी की सिफारिशें पहले लागू नहीं हो सकती थी? बीजेपी सरकार पर जिम्मेदारी थी क्या कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर काम किया जाए? कुंदन जी देखिए, सच्चाई बाल की तरह होती है, आप उसे जितना दबाएंगे उतना ही उछलेगी। एसटी हसन साहब और उनके जो साथी हैं, जो उनके पैरोकार हैं, जो उनके समर्थक हैं, उसी सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि आज की तारीख में मुस्लिम समाज में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है? अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव हुआ, 8 से 10% मुस्लिम लोगों का वोट मिला। महाराष्ट्र में 21% मिलता है, असम कर्नाटक में 12% मिलता है, झारखंड बिहार में 14% मिलता है। क्या भाजपा सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, अपनी कल्याणकारी योजनाओं में किसी के साथ जो है भेदभाव करती है? कोई एक उदाहरण बता दे कि जो राशन मिलता है, शौचालय मिलता है, आवास मिलता है, मुद्रा लोन योजना मिलता है, कोई एक उदाहरण बता दे। कहीं ऐसा एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल क्या हो, कहावत है ना कि मौलवी का काम निकाह कराना होता है, दुल्हन पर कब्जा करना नहीं। दरअसल ये जो मुस्लिम मतों के जो ठेकेदार हैं उस पर कब्जा करके बैठे रहना चाहते हैं। तो उनके पास एक मात्र ही उपाय है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के खिलाफ
जो है खड़ा करके दिखाया जाए, कुछ इस तरह का अभिव्यक्ति प्रदर्शित किया जाए कि पूरे मुस्लिम समाज में जाए कि भाजपा जो उनका विरोधी है। आपने बिल्कुल कहा, सच्चर कमेटी तो कोई आज की रिपोर्ट है नहीं, वो तो कांग्रेस की जमाने की है। उस पर क्यों नहीं जो है कांग्रेस या जो तमाम जो सेकुलर दल कहे जाते उस पर आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेते और मुस्लिम समाज की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के आगे बढ़ते। कहीं देखिए दरअसल कारण क्या है, कारण यह है कि आजादी के बाद से लंबे समय तक जो है मुस्लिम जमात को एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया और बड़े बड़े आप मौलवियों के द्वारा फतवा, आप देखिए 2012 के विधानसभा चुनाव में यही समाजवादी पार्टी जो है दिल्ली के जो जामा मस्जिद के इमाम उनसे फतवा जारी कराई। 14 के लोकसभा चुनाव में बसपा कराई, कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव में कराती रहती है। तो ये कुल मिलाकर के मुस्लिम मतों को डरा करके जो है एक जो है परिधि में बांधे रखना है कि कहीं उसका जो है दिमाग जो है स्वतंत्रता पूर्वक सोचे ना कि देश के लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। दरअसल पूरी कारगुजारी जो है इसी के इर्द गिर्द सिमटती हुई दिख रही है। लेकिन मेरा मानना है कि झूठ की जुबान जो है बुढ़ापे की जान की तरह होती है, देर सवेर निकल ही जाती है। और एफटी हसन साहब हो चाहे उनके जैसे लोग हो, देश उनके बातों को अच्छी तरह समझ रहा है। कुंदन जी। आजम खान साहब, अभी भी हिंदू मुस्लिम करने का कोई फायदा है क्या? जैसे आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हो सकता है मुरादाबाद में आपको कुछ हद तक फायदा मिल जाए, हो सकता है कि एसटी हसन साहब को फायदा मिल जाए, हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाए, हो सकता है, मैं कह रहा हूं। लेकिन ये जो मुस्लिमों के ध्रुवीकरण आप करेंगे तो इसका नुकसान हो जाता है पार्टी को। पिछले कुछ चुनावों को देखा जाए तो ध्रुवीकरण एक तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ ध्रुवीकरण हो जाएगा और उसका नुकसान आपकी पार्टी को हो सकता है। तो आप लोग क्या एसटी हसन और एसटी हसन जैसे नेताओं को यह नहीं कहेंगे कि भैया हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, क्योंकि चुनाव सर पर है और चुनाव सर पर है तो अगर ध्रुवीकरण हो गया तो दिक्कत आप लोगों को हो सकती है पॉलिटिकली? आजम खान साहब। कुंदन जी, मुझे बहुत अफसोस है कि जो राजनीतिक विश्लेषक और जो आपने स्कॉलर बैठा रखा है, मुस्लिम स्कॉलर, ये लोग ये तो कह रहे हैं कि सभी योजनाओं में मुसलमानों को भागीदारी मिल रही है, लेकिन ये इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि भरी संसद में एक माननीय सांसद दानिश अली को गाली दी जाती है। क्या मुसलमानों को सम्मान की जरूरत नहीं है? सिर्फ उसे शौचालय चाहिए, सिर्फ उसे सिलेंडर चाहिए। सम्मान कहाँ मिलेगा? सम्मान कौन देगा? क्या गाली देने से रमेश बुधड़ी ने जो भरी संसद में गाली दी है उससे मुसलमानों का सम्मान बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? ये सवाल मैं सिर्फ अपने जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं उनसे पूछना चाहूंगा और जो राजनीतिक विश्लेषक। आजम खान साहब, आप चाहते हैं कि उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए? अरे आजम खान, मुसलमानों का सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदार भाजपा है। भाजपा मुसलमानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है। और नहीं तो आजम खान साहब आप कह रहे हैं कि रमेश बुधेड़ू को फांसी पर लटका देना चाहिए था? चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे तमाम लोग हो। नहीं, आजम खान साहब आप ये कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए, तभी मुस्लिमों का सम्मान होगा। जो लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, आप बताइए, रमेश बुधड़ी के बयान के, संसद के बयान को आप डिफेंड कर सकते हैं क्या? हमें तो नहीं लगता। नहीं, कोई नहीं कर रहा। डिफेंड नहीं करेंगे, कोई नहीं कर रहा उस बयान को। बासित अली, आपने डिफेंड किया क्या कभी? बासित अली साहब, जल्दी छोटा जवाब। ठीक है हसन साहब, मैं आपके पास भी लौटूंगा। उस बयान की भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने बयान की निंदा की, लेकिन मुझे इस बात की शर्म आती है कि जब भारत मां को डायन कहा जाता है तो इनको उसकी चिंता नहीं होती है। जब भारत मां को उल्टा सीधा समाजवादी पार्टी के नेता अपने बयानों में कहते हैं, ये उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन दानिश अली एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनकी बातचीत हुई, उसके भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने उसको गलत ठहराया। मैं खुद कह रहा हूं कि गलत कहा गया और आज उनका टिकट कटा है। क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं में हिम्मत है कि वो एसटी हसन को या आजम खान को एक तरफ कर दे? उन्होंने भारत मां को डायन कहा था, क्या उसकी सजा मिली? नहीं दे सकते ये लोग। ये जमीर बेच करके राजनीति करने वाले लोग हैं। ये मुसलमान और कौम चिल्ला करके राजनीति करने वाले लोग हैं। इनके लिए देश कहीं मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता देश को पहले मानता है और खुद को सबसे बाद में मानता है, लेकिन इनकी नजर में केवल सेल्फ पहले है, देश बाद में है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अंदर। ये विचारधाराओं का अंदर है और अब इनकी विचारधारा ये विनाशकाली विपरीत रूप जैसी हो गई है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये लोग वापिस लौट रहे हैं, इनके साथ कोई है नहीं। तो अजीत पवार की तरह, अशोक चौहान की तरह, हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह आज वो भी साफ सुथरे एंजॉय कर रहे होते। तो इसलिए वॉशिंग मशीन को उन्होंने ऑप्ट नहीं किया, इसलिए परेशान है वो। ठीक है, हसन साहब कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से हसन साहब। थोड़ी देर पहले राजनीतिक विश्लेषक साहब सचर कमेटी रिपोर्ट के बारे में कह रहे थे कांग्रेस को दबाने भाई और लागू नहीं हुई।
कांग्रेस के जमाने में आई थी यूपीए के टर्म में, और यूपीए ने ही लागू करनी शुरू करी थी। और भाजपा की सरकार जैसे ही आई, सबसे पहले जो उस पर फुल स्टॉप लगाया गया वो भाजपा के द्वारा लगाया गया। मुसलमानों को अगर रत्ती बराबर भी कहीं से फायदा पहुंच रहा होता है सरकारी योजनाओं में, तो उस पर अंकुश लगाने का पहला काम तुष्टीकरण कह कर ये भाजपा करती है। दूसरी बात ये है कि भाजपा में जितने लोग बैठे हुए हैं, उनके जितने बड़े नेता है, सब लोग मुसलमानों के खिलाफ बयान। ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू है हसन साहब। कशिश वासी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कशिश जी, हसन साहब की बातों पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको सिर्फ मैं एक पैगाम आपके चैनल की जरिए देना चाहता हूँ। अभी आजम साहब से एकदम से दानिश अली वाले मामले को लेके आ गए। बातचीत भाई ने बहुत अच्छी कही कि जब भारत माँ को डायन कहा जाता है तब कोई नहीं बोलता है। दरअसल मैं इससे भी एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी एक आदमी ने गलती करी है तो उसका ताल्लुक पूरी पार्टी या पूरे धर्म से नहीं होना चाहिए। वो उसकी जाती गलती होती है, उसकी जाती गलती को पूरी पार्टी या पूरे मजहब से क्यों जोड़ देते हैं? अब ये विचारधारा खत्म होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। उसकी जिसकी गलती है, गलती उसी की है। उसका ताल्लुक पूरे समुदाय से या पूरे मजहब से या पूरे पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता है। और इसमें कोई तो राय नहीं है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहूंगा कि आदरणीय मोदी जी ने, आज लोग मोदी जी को भाईजान कहा जा रहा है, लोग मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं, और सूफीज्म के ऊपर मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। हम उनको सैल्यूट करते हैं। ठीक है, अरविंद जयतिलक जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। पिछले चुनावों में हमने देखा कुछ बयानबाजी होती रही, 80-20 का जिक्र भी होता रहा, और कब्रिस्तान और शमशान का जिक्र भी होता रहा। लेकिन इस बार का चुनाव में देख रहा हूं बीजेपी के नेता कम से कम ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये डर खौफ दिखाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल कुंदन जी, देखिए, लोकतंत्र में वो कहा जाता है कि समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं। इस देश की जो जनता है, नागरिक है, ये प्रजातंत्र में अच्छी तरह समझते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। आप जो है मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पर अगर चाहे कि जनता को बरगला ले जाए तो ऐसा होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि 2014 के बाद जिस तरह से सभी वर्गों को साथ लेने की कोशिश हुई है, समाज के सभी हिस्सों की भागीदारी बढ़ाने की जो शुरुआत हुई है, तो मुझे लगता है कि जो मजहब की अस्मिता या जाति की अस्मिता है वो बहुत पीछे छूट गई है। बेशक जो है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो कभी उल जरूर बातें करते थे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई। रमेश बिधूड़ी की बात, उनका टिकट काट दिया गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का उनका टिकट काट दिया गया। आप देखिए वरुण गांधी को लेकर के पता नहीं क्या उनका होगा, टिकट मिलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं जो है इससे सबक लेना चाहिए, और अपने ऐसे नेताओं को जो जुबानी जो बर्बरता दिखा रहे हैं उस पर थोड़ा रोक लगानी चाहिए। देखिए, यही एसटी हसन साहब है, जब महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि फोन उठाने पर हेलो की जगह पर वंदे मातरम बोला जाए, तो इन्होंने किस तरह पितंडा खड़ा किया था। इनको जो है वंदे मातरम से भी परहेज है। समझा जा सकता है कि जो राष्ट्र की आजादी के जो आंदोलन जो चला, जो लोगों ने चलाया, वंदे मातरम उसका कितना बड़ा एक हिस्सा रहा। उसको लेकर के जब इस तरह की इनकी बातें होती है तो समझा जा सकता है कि राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति ये अपने उत्तरदायित्व को किस तरह सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि यह देश की जनता तय करेगी कि एसटी हसन साहब की जो अभिव्यक्ति है कितना वाजिब है और कितना गैर वाजिब है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में नफरत की दीवार और बढ़ी है, खाई चौड़ी हुई है, लेकिन वाकई में सच्चाई क्या है ये जनता जानती है, और उस आधार पर जनता वोट भी करेगी। और ऐसे बयान वीरों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई जनता करती है चुनाव में, ये देखना होगा। 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए।